नमस्कार दोस्तों, जन आवाज के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति की शख्सियत मौजूद है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड की राजनीति में सदैव कांग्रेस के लिए रहते हैं सहभागी। और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्री नीरज त्यागी। श्री नीरज त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ अगर कहीं तक जाती है, कांग्रेस की तक जाती है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा त्यागी जी कि आपका जीवन अलग अलग मोड़ों से गुजरा, छात्र जीवन रहा और जीवन कई कई मोड़ों से होते हुए यहाँ पहुंचा। तो आपके जीवन में ऐसे क्या मोड़ आए, ऐसी क्या परिस्थितियां आई जिसने आपने अपनी जीवन की जो राहें हैं वो राजनीति की तरफ मोड़ दी? गांधी जी, मैं एक साधारण परिवेश से आया हूँ। मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, देहरादून में थे, और जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो मैं उस समय देखा करता था, और कई बार मौका लगता तो मैं भी साथियों के साथ जाया करता था। और मैंने बीकॉम किया, उसके बाद एमकॉम किया डीएवी पीजी कॉलेज से, और सिविल की तैयारी भी करी, दरअसल साथ से एमए भी किया। और सिविल की तैयारी मैं कर रहा था, और एक दो मैंने अटेम्प्ट भी दिए, तो मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। पर मेरा एक ये था किस तरह से मैं समाज के काम आऊं, किस तरह से जो बात जनता की बात है, किसी की बात है जो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, उसको मैं पहुंचाने का माध्यम बनूं। तो मुझे लगा कि एक राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि इस माध्यम से कि हम जुड़ के किसी ना किसी की जो बात है, तकलीफ है, उसे आगे ले जाने का कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब मैं इतिहास पढ़ता था तो उस इतिहास में इस देश को आज़ाद कराने और देश की नींव डालने का कार्य जो कांग्रेस ने किया, उस विचारधारा को भी मुझे पढ़ने का अवसर मिला। गांधी जी को पढ़ने का अवसर मिला, नेहरू जी को मैंने पढ़ा, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को देखा, समझा और पढ़ा, और अनेक त्याग और तपस्या जो कांग्रेस के लीडर्स ने इस देश को आज़ाद कराने और देश की नींव डालने में की, उन सबको पढ़ने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि मुझे भी कांग्रेस के माध्यम से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, और एक अच्छी विचारधारा जो चार स्तंभ कांग्रेस के हैं, न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता और आपसी भाईचारा। न्याय इस देश में सभी के लिए होना चाहिए, समानता सभी के लिए, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, कोई भेदभाव नहीं, सभी समान रूप से हर चीज पाने के लिए जो हमें संविधान देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया और उसको लागू करने का कार्य नेहरू जी ने किया, तो उस चीज वो समानता सभी को मिले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में देश में। और धर्मनिरपेक्षता, अपने धर्म के अनुसार पूजा इबादत करने का सबको अधिकार है, न भेदभाव हो, और आपसी भाईचारा, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हम एक देश में रहते हैं। और वसुंधैव कुटुंबकम की भावना जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का मूल मंत्र है, उसको मैं मानता हूं। हम इस धरती पर रहने वाले सभी एक दूसरे के भाई बहन और परिवार की तरह हैं। इस उद्देश्य से लेकर मैं राजनीति से जुड़ा। और हरीश रावत जी उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनकी कार्यशैली देखी, उनसे मैं प्रभावित हुआ, और उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने 2002 के बाद, और इस प्रदेश को तिवारी जी जैसे कुशल शिल्पी ने बनाने का कार्य किया, और आज भी उनके द्वारा जो किए गए कार्य मील का पत्थर है, और रातों रात इस प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का कार्य तिवारी जी ने किया। वो सब कारण थे, और धीरे धीरे बढ़ते रहे, रावत जी के साथ बढ़े, तिवारी जी कार्य करते रहे, उन कार्यों को उनको उनके साथ काम करने का मौका मिला, और संगठन के तौर पे मुझे अलग अलग पदों पे और अलग अलग माध्यम से कुछ ना कुछ करने का अवसर मिलता रहा। सेवा दल जैसी महत्वपूर्ण संस्था जो कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, उससे भी जुड़ा मैं, और संगठन के बारे में जाना। तो ये सब कारण रहे, और यहाँ तक का सफर रहा मेरा।
मेरा त्यागी जी आपसे प्रश्न ये रहेगा कि जिस प्रकार कांग्रेस से आप शुरुआत से उत्तराखंड प्रदेश बनते ही काम करते रहे, हरीश रावत जी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के नेतृत्व में आपने काम किया, यशपाल आर्य जी के साथ काम किया, किशोर उपाध्याय जी के साथ काम किया, माननीय प्रीतम सिंह के साथ काम किया, श्री गणेश गोदियाल जी के साथ काम किया और अब आप श्री करण महाराज जी की टीम का हिस्सा हैं। तो ये जो कार्यकाल करण महाराज जी का चल रहा है, इसमें आप किस प्रकार कांग्रेस को नई ऊर्जा और किस तरफ कांग्रेस जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरू से ही कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी जब अध्यक्ष बने तो यूपी में भाजपा की सरकार थी। तो हरीश रावत जी ने अथक प्रयास किया और सबको अपने साथ जोड़ने का कार्य किया। और जिस प्रदेश में, क्योंकि ये भी उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था और भाजपा की सरकार थी, और उस समय जो मुख्यमंत्री का चार्ज दिया गया था तो नित्यानंद स्वामी जी को दिया गया था। परंतु हरीश रावत जी ने जो लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनाई, दौड़ भाग की, उसका परिणाम ये रहा कि 2002 में हमारी सरकार बनी और बहुत अच्छे कार्य हुए उस समय में। और 2007 में इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तिवारी जी और हरीश रावत जी जैसे दिग्गज होने के बावजूद, उनके जैसा नेता जी इस प्रदेश में, क्योंकि तो वो तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे, उनकी छोटी सी जगह, जनता क्यों हम पे विश्वास नहीं कर पाई और हम चुनाव हार गए। उसके बाद यशपाल आर्य जी जब अध्यक्ष बने तो विषम परिस्थितियों में बने और उन्होंने टीम जोड़ी और काम करना शुरू करा। उसका परिणाम हमें जो है 2009 में 5 की 5 लोकसभा जीत के मिला। तो 5 की 5 लोकसभा अगर जीत के दी तो उस समय यशपाल आर्य जी ने दी। उसके बाद 2012 में फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी हमने सरकार बनाई और उत्तराखंड में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। बहुगुणा जी रहे, वो किसी कारणवश चले गए और उसके बाद हरीश रावत जी ने बड़ी मजबूती से जो है प्रदेश में कार्य करना शुरू करा। और केदारनाथ में जैसी विषम परिस्थिति बनी, उस विषम परिस्थिति में हरीश रावत जी ने पूरे प्रदेश को और साथ साथ केदारनाथ की जो यात्रा लोग घबराने लगे थे, उसमें लोगों का विश्वास जीत के उसको सुदृढ़ किया। और फिर हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने सरकार को गिराने का कार्य किया और भाजपा के साथ मिल गए, परंतु उस षड्यंत्र में भी, षड्यंत्र के बावजूद भी रावत जी दोबारा सत्ता में आए। और उस समय दायित्व दिया गया था किशोर उपाध्याय जी को। किशोर उपाध्याय जी सबसे कमजोर जो अध्यक्ष है वो मुझे लगे, क्योंकि उन्होंने भाजपा के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, या तो उन्हें पहले ही जच गया होगा कि मुझे भाजपा में जाना है, तो उन्होंने हमेशा लड़ाई का ही काम करने, मतलब प्रदेश के जो सरकार थी उससे लड़ते रहे। वो बड़े कमजोर उन्होंने कांग्रेस को चलाई और उसके बाद में वो कांग्रेस छोड़ के भी चले गए। उसके बाद प्रीतम सिंह जी जब अध्यक्ष बने, उनका सौम्य व्यवहार है, व्यवहार कुशल है और उन्होंने बड़ा ही अच्छा जो है उनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो कुछ समय के लिए गोदियाल जी आए। गोदियाल जी अच्छे वक्ता थे और उन्होंने 6 महीने खूब भागदौड़ की, परंतु कुछ ऐसे ईवीएम कह लो या कुछ हमारे विश्वास की कमी कह लो, हम सत्ता में नहीं आ सके। और उसके बाद करण मेहरा जी, युवा नेतृत्व, एक बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हैं करण मेहरा जी और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। और जो उनका एक लोगों से मिलने का एक अंदाज है, तो सामने वाले को जब मिलते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं, मैं किसी अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ। और ये नहीं लगता कि एक बहुत बड़े नेता से मिल रहा, लगता है कि बड़े भाई से मिल रहा हूँ, अपने गार्जियन से मिल रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक नया एक सेकंड लाइन भी तैयार करने की कोशिश करी। जो नए लोग थे उनको अध्यक्ष भी बनाया और पदों पे दिया। और मुझे तो लगता नहीं रात में घर में सोते भी होंगे, क्योंकि एक बार पता चलता है कि वो पिथौरागढ़ है तो दूसरे दिन पता चलता है दिल्ली है, तीसरे दिन वो गोचर भी आ जाते हैं और चौथे दिन यहाँ जब हम सो के उठते हैं तो वो कांग्रेस भवन में प्रेस भी कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा उनका वो है। और उन्हीं के नेतृत्व में जब बागेश्वर का चुनाव हुआ, जिस सीट को हम बहुत ज्यादा वोटों से हारे थे, वो लगभग जीत ही जाते हैं। पर वर्तमान क्योंकि सरकार भाजपा की थी, मुख्यमंत्री वहां गए और वो बहुत कम मार्जिन से बागेश्वर हारे। उसके बाद उन्होंने चुनाव में मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा जिताने का कार्य उनके नेतृत्व में हुआ। और
केदारनाथ में भी थोड़ी सी हम चूक कर गए, परंतु वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा। बहुत ही युवा और मेहनती इस समय, या तो इतनी दौड़ भाग करते मैंने हरीश रावत जी को देखा था जितनी, या उसके बाद अगर उनकी कोई बराबरी कर रहा है या उनसे भी कोई ज्यादा दौड़ता तो करण मेहरा जी। और प्रदेश के लिए अगर भविष्य की बात करें तो कम से कम 30 साल के लिए अगर कोई ऐसा नेता है जो इस देश को संभालने का कार्य कर सकता है आने वाले भविष्य में, तो युवा होने के नाते मैं करण मेहरा जी कहूंगा कि वो समर्थ हैं, ऊर्जावान हैं और अच्छी सोच के हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। पर गड़बड़ एक ही लगी कि 2.5 साल से ज्यादा उनका कार्यकाल हो गया, उनकी कार्यकारिणी को जो है अभी तक घोषित होने नहीं दिया गया। तो ये है, परंतु उसके बावजूद भी वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, खूब दौड़ भाग कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए यात्रा भी निकाली, उसमें भी लोगों का प्यार मिला और भविष्य में करण मेहरा जी से बहुत उम्मीद है। बहुत जी, आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि कांग्रेस का इतना स्वर्णिम इतिहास रहा, आजादी से लेके अब तक का इतिहास रहा, उत्तराखंड में इस कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार बनी, इतना बड़ा इतिहास रहा। और राजनीतिक प्रश्न है वो ये रहेगा कि इतना अच्छा इतिहास और इतनी समझ और समझदारी की पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस आज सत्ता से बाहर क्यों है, देश में भी और प्रदेश में भी? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण सबसे बड़ा यह है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है और ये लीडर बेस्ड पार्टी हो गई और लगातार सरकारें बनती रही और सरकारें बनने से ये रहा कि हमने देश की सत्ता में राज किया, दिल्ली में राज किया और लगातार हम लोग सत्ता में रहे, तो विपक्ष का अनुभव हम लोगों को या संघर्ष करने का अनुभव हमारे नेताओं को नहीं रहा। और जो नेता उस समय सत्ता में जाके बैठ गए तो उनको भी ये विश्वास हो गया कि कभी उन्हें जनता के बीच में जाना नहीं पड़ेगा और वो लगातार ऐसे ही जीतते चले जाएंगे। और उनके जो समर्थक थे वो उनके समर्थक होकर रह गए, वो पार्टी के कार्यकर्ता शायद नहीं बन पाए। और पार्टी जो कैडर बेस होनी चाहिए वो पार्टी लीडर बेस बन के रह गई। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम आज सत्ता से बाहर हैं। और स्थिति ये है, अगर हम जयपुर चले जाएं या किसी प्राचीन शहर में चले जाएं जो प्राचीन राजा रजवाड़ों की रियासतें हैं, तो वहां एक जगह दिखाई देगा आपको रथ खड़े हुए हैं, पुरानी जीप खड़ी हुई है, बड़े बड़े फोटो लगे हैं, राजा साहब की तलवार रखी है, सब कुछ है, सब कुछ है कांग्रेस के पास। 173 पब्लिक सेक्टर जो है कांग्रेस ने देने का कार्य किया। जिसने 8वीं भी पास कर ली उसे घर से ले जाकर से नौकरी देने का कार्य किया। जो कृषि प्रधान देश था उस देश में लोगों को कृषि के अलावा भी सर्विस में लाके शहर जो बने, नए नए नगर बने, उन्हें बनाने का कार्य किया। एक दुग्ध क्रांति, औद्योगिक क्रांति और अन्य ऐसे कार्य, ऐसी सोच नेहरू जी की थी जो उन्होंने उस समय किया। आज जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो कलकत्ता से जिस ऑक्सीजन फैक्ट्री से ऑक्सीजन पूरे देश में दी गई, उस समय नेहरू जी की सोच थी जो आज सप्लाई की। जिस जगह वायरस, जो एंटीवायरस हमने बनाया गया, उस संस्था का निर्माण नेहरू जी ने किया। इसरो जैसी संस्था नेहरू जी की देन है। और ऐसी अनेक संस्थाएं हैं छोटी बड़ी, जिन संस्थाओं को नेहरू जी ने उस समय बनाया, उनकी सोच थी। और उस सोच के आधार पर देश का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं थे, एम्स बनाने का कार्य नेहरू जी ने किया। हमारे इंजीनियर नहीं थे, आईआईटी बनाई हमारे यहाँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस समय, परंतु आज जो वर्तमान सरकार है उनको बेचने का कार्य कर रही है। और हम लोग जो कांग्रेस के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ ये संदेश जनता तक नहीं दे पाए कि ये चीज हम नहीं करेंगे। और हम जनता से जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो कनेक्टिविटी हुई नहीं और सिर्फ लीडर बेस होकर रह गए। लीडर जो है अपने घरों में बैठे रह गए और आपस में लड़ने में और अपने वर्चस्व को बनाने में लगे रहे। उन्होंने जनता से कनेक्टिविटी नहीं की। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 में कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर विफल रही चुनाव जीतने में, 11-12 विधायक जीत के आए। और 2022 में भी, जबकि सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ थी
और फिर भी कांग्रेस 2022 में भी सत्ता को प्राप्त करने में विफल रही। तो आपको ऐसे क्या कारण लगते हैं कि जिन जन मुद्दों को कांग्रेस छू नहीं पाई, गलतियां कहां हो गई? संगठनात्मक लेवल पे या जनता के प्रदेश के लेवल पे कहां गलतियां हो गई? किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे सबसे पहली चीज है, अब जैसे मैं पढ़ाई करता था, सिविल की तैयारी कर रहे थे, हाँ जी। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट का चुनाव करते थे, उसका सिलेबस देखा करते थे कि किस उस सिलेबस में से कहाँ से क्वेश्चन आने हैं और कहाँ से हमें जवाब देना है। अगर हम चुनाव में जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस विधानसभा की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। हाँ जी। उसमें पिछले चुनाव में हम कहाँ हारे थे, किस बूथ पे हमारे वोट कम थे, किस बूथ पे हमारे लोगों की संख्या कम हुई वोटर की, और किस बूथ पे हमारी संख्या बढ़ी, और क्या कारण रहा कि उन बूथ को हम दोबारा से अपने पास लाएं। उसके लिए एक मजबूत बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, और जो बूथ मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी समस्या है कि टिकट की हम दावेदारी करते हैं, ठीक है। हम हिस्सेदारी नहीं बताते। हम हमारी इस विधानसभा को बनाने में हिस्सेदारी कितनी है, इस लोकसभा को बनाने में हमारी हिस्सेदारी कितनी, सिर्फ दावेदारी। और दावेदारी सिर्फ 6 महीने पहले, 3 महीने पहले। भाई हम 5 साल पहले हिस्सेदारी क्यों नहीं बनाते अपनी? अगर हमारी उस विधानसभा में, हमारी उस लोकसभा में हमारी अगर हिस्सेदारी है तो बगैर दावेदारी के हमें टिकट मिल जाना चाहिए, और टिकट ना भी मिले तो भी जीतने की गारंटी है। पर हम 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आते हैं कि हमारी दावेदारी। आज मेयर के टिकट की वो चल रही, मेरे साथियों को बुरा भी लगेगा, दावेदार हैं, उनसे पूछो उनकी हिस्सेदारी कहाँ है। 100 गांधी जी 100 वो हैं बूथ, 100 वार्ड हैं हमारे, और एक वार्ड में कम से कम 5 बूथ हैं, और 5 ही मान के चले तो 500 बूथ हो गए हमारे। उन 500 बूथ में हमारे अगर जितने दावेदार हैं उनसे पूछ लो कि कितने पे कांग्रेस जीती थी, किस वार्ड में कहाँ हारी थी, किस बूथ पे हम कमजोर थे, किस बूथ पे हम हुए, उसमें कितने लोगों ने, नए लोगों ने वहां आके नए बसे, नए वोट बने, और कितने पुराने जो वोटर थे हमारे उस वार्ड से शिफ्ट हो गए। तो अभी आधे दावेदारों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस तो पढ़ते ही नहीं, डाटा क्लियर नहीं, यहाँ सिलेबस पढ़ते नहीं है, सीधे एग्जाम देना चाहते हैं। जिस दिन हम अपना सिलेबस ठीक तरह से पढ़ लें और अपनी हिस्सेदारी पूर्ण रूप से, जहां से हमें चुनाव लड़ना वहां हिस्सेदारी दे दें, तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। कैडर पर, परंतु हमें कैडर बनना पड़ेगा, लीडर बेस नहीं। लीडर बेस। हाँ, पार्टी चुनाव लड़ाए, पार्टी अगर किसी अनजान को भी चुनाव लड़ा दे तो वो जीत जाए, अगर कैडर मजबूत है। और दिक्कत है कि सब लीडर बेस है। आपके प्रश्न से जो प्रश्न निकल रहा है वो ये रहेगा कि उत्तराखंड कांग्रेस में नव ऊर्जा का संचार करने में, उत्तराखंड में या राष्ट्रीय लेवल पे भी कांग्रेस के अंदर नव ऊर्जा संचार करने के लिए और कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से फिर पुनः मजबूत करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? आप कांग्रेस के महासचिव हैं, क्या ऐसा फॉर्मूला है आपके पास जो आपको लगता है कि ये अगर अप्लाई कर दिया जाए तो कांग्रेस के ही भी अच्छे दिन आ जाएंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं और हमें पार्षद जिताना है, फिर ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे, हमें प्रधान जिताना है। अगर हम प्रधान और पार्षद को जिताना सुनिश्चित कर देंगे सब मिलके, जो हमारे सांसद के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधानसभा वाले हैं, वो अगर प्रधान को जिता देंगे और पार्षद को जिता देंगे तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमें सब कुछ छोड़ के, अगर कोई मनमुटाव है, कुछ भी है, सिर्फ पार्टी के बारे में सोच के, पार्टी के हित के बारे में सोच के हम सब मिलजुल के चुनाव लड़ें और अपने अधिक से अधिक पार्षदों को जिताएं, अधिक से अधिक हमारी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं और नगर परिषद जीत के आती हैं, तो हमें 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें बड़ा फायदा मिलेगा और हमारी सरकार सुदृढ़ रूप से बनेगी। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे त्यागी जी ये रहेगा कि आपकी कांग्रेस के जो नेता हैं, उत्तराखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को क्या राय है और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है जिससे कांग्रेस में नव ऊर्जा का संचार हो जो विजयी और कांग्रेस को ले जाए? फिलहाल तो चुनाव का वक्त है और मेरा सुझाव ही है, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का और हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा। मुझे गौरव लगता है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं
जो अभी जैसे कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में सब आए। हम ना तो किसी कार्यकर्ता को भत्ता देते, ना हम किसी को गाड़ी देते, ना किसी को हम वेतन देते, हम किसी को कुछ नहीं देते, ना पैसे से मदद कर रहे, ना किसी। फिर भी 10 साल हो जाएंगे अब सत्ता से बाहर हुए, और फिर भी वो कार्यकर्ता घर से निकल के आ रहा, हम उसे सम्मान तो दे सकते हैं। और स्थिति कई बार ये होती है कि मैं भी 20-22 साल हो गए, कुछ बड़े नेताओं की तरफ लगातार देखता हूं कि वो मेरी आंख में आंख मिलाए तो मैं उन्हें नमस्कार कर लूं, मेरी आंख से आंख नहीं मिलाते। और 120 किलो शायद वजन है मेरे में, 6 फीट से ज्यादा हाइट है। तो जब मेरे जैसे आदमी को इग्नोर कर देते हैं, तो वो जो कार्यकर्ता बेचारा जो गांव से आ रहा है, किसी मोहल्ले से निकल के आ रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, और शायद वो खुल के उन नेताओं के, जो बड़े नेताओं के बड़ा ओरा होता है, तो उस बड़े ओरे में जाके जो घर से क्वेश्चन भी लेके आता है, कई बार क्वेश्चनों को भूल जाता है कि क्या कहूं मैं, संकुचित हो जाता है। अगर हमारे बड़े नेता प्यार से उसके कंधे पर हाथ ही रख दें, ये छोड़ के ये मुझे नमस्ते करेगा, वही जाकर उससे पूछ ले, भाई क्या हाल है तेरे, घर में सब ठीक है? राइट। वो अपना किराया खर्च क्या करके आया, किसी के साथ गाड़ी में बैठ कर, वो आया कांग्रेस के लिए है, और वही हमें जिताने का कार्य करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करें, उनका आत्मविश्वास जगाने का कार्य करें। और हमारी जिला कार्यकारिणी है, जितनी भी हैं, नगर कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी है, उनमें हर जिले के पुराने कार्यकर्ताओं के फोन नंबर सब है, वहां कंप्यूटर में रखा हुआ है, सबका डाटा है, हर जिले का, हर नगर का, हर ब्लॉक का डाटा है। तो कुछ कार्यकर्ताओं को फोन तो कर लें, महीने में 15 दिन में उन्हें फोन करें। प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के फोन करें, लगे उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ प्रदेश से किसी पदाधिकारी का फोन मेरे छोटे कार्यकर्ता पाए, तो उसमें उठ जाकर संचार होगा। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। 5 कै का महत्व बताया था मुझे, जब राजनीति से जुड़ा था मैं, किसी ने हमारे कैश, कार, कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। तो इन 5 कै के महत्व को समझते हुए, कैश है पार्टी के पास, कार भी है, और कार्यालय भी है, कार्यकर्ता भी है, और कई बार कार्यक्रमों की कमी रहती है। और कमी रहती है तो उसमें ये होता है कि साहब मैं तो उस लीडर का कार्यकर्ता हूं, मैं इस लीडर के कार्यक्रम में नहीं। अगर हमें कांग्रेस से प्यार है, अगर हम कांग्रेसी हैं, तो हमें पहले कांग्रेस को देखना है। मैं भी कांग्रेस हूं, मैं नीरज त्यागी हूं, पर मैं जब खड़ा हो जाता तो मैं कांग्रेस हूं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो सब जब मिलते हैं, जब खड़े होते हैं, तब कांग्रेस होती है। तो एक कार्यकर्ता हो चाहे 1000 कार्यकर्ता, हम सब कांग्रेस हैं। और जिस दिन हम सब एक होकर कांग्रेस के हित में करने की ठान लेंगे, तो हमें कोई नहीं जीत सकता, हम सबको जीत लेंगे। जीत सकते हैं। हाँ, बहुत खूब। आपने जो भी कांग्रेस को सारे क सुझाए, कि चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कार्यालय हो और कार्यक्रम हो, तो ये पांचों क के साथ कांग्रेस क से कर्म भी करे और क से कांग्रेस को सत्ता मिले, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। त्यागी जी, आपने बहुत ही, जैसे आपकी अदा है, आप दिल से बहुत साफ और खरी बात करने के लिए जाने जाते हैं, आपने अपनी बात रखी बहुत खूबसूरती से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे साथ जन आवाज से जुड़े रहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रेम देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।